नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रोक करेंगे रिपोर्टर लाइव का। रिपोर्टर लाइव में बात करेंगे हम गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान आखिर किसको सौंपी गई है, और उधर दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में अंतर्कलह से किसको होगा सबसे बड़ा फायदा, और इसके साथ ही साथ क्या उत्तर प्रदेश के खतौले में विधायकों की एंट्री बैन है। इन तमाम सारी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर और हमारे सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान आखिर किसको सौंपी गई है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। गुजरात में मुख्यमंत्री के नाम के लिए भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का ऐलान हो गया है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला पारित हो गया कि गुजरात में इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक की गई। बैठक में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर निरीक्षक शामिल हुए। शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्य में नई सरकार के गठन से पहले औपचारिक इस्तीफा दिया था। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 156 पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। वहीं इस ऐलान के बाद से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के ऐलान के बाद से ही अब गुजरात में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 12 दिसंबर वो तारीख मुकर्रर की गई है जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ देश के तमाम दिग्गजों को इस शपथ ग्रहण के लिए न्योता भी दिया गया है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैमरामैन निकांत के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। भारत जोड़ो यात्रा निकालते निकालते कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को तो जोड़ लिया है, लेकिन आखिर अब इस बड़ी जीत के बाद क्या वजह है और कौन कांग्रेस के अंदर विधायकों के अंदर सेंधमारी कर सकता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद औला कमान में जो है हलचल मची हुई है। जिस तरीके से जो है कांग्रेस विधायकों की दल की बैठक हुई है, 16 विधायक सुखविंदर सुक्की के साथ और 18 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ है। जिस तरीके का जो समर्थन है विधायकों ने दिया और विधायकों ने कहा कि वीरभद्र के जो परिवार के साथ है, लेकिन उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रतिभा सिंह सांसद और वहाँ की जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, लेकिन उसके बाद में साफ साफ दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है अभी से हलचल मची हुई है कि 16 विधायक सुखविंदर सुक्की के साथ है तो 18 विधायक जो है प्रतिभा सिंह के साथ है। अब देखना यही होगा जिस तरीके की जो हलचल है कांग्रेस के अंदर मची हुई है कुर्सी को लेकर और मुख्यमंत्री बनने को लेकर, जो है एक तरफ जो है सुखविंदर सुक्की जो है पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी मुख्यमंत्री बनने के लिए, वहीं प्रतिभा सिंह जो है पूरा जोर अपने वो भी लगाते हुए नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 18 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ और 16 विधायक जो है सुखविंदर सुक्की के साथ है, तो उसको देखते हुए जो है 18 दिसंबर की इसमें बाद 18 दिसंबर से पहले जल्दी ही सरकार का गठन किया जाएगा और साथ साथ जो है दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। कांग्रेस के औला कमानों की नजर जो है हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। जिस तरीके से जो है कांग्रेस में जो हलचल है वो काफी बनी हुई है, तो उसको देखते हुए तमाम मंत्री सांसद वहां पर लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से जो विधायकों की जो बैठक हो रही थी, एक तरफ 16 विधायक सुखविंदर सुक्की के साथ तो 18 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ, तो लेकिन उसके बाद में उन्होंने वीरभद्र सिंह के परिवार ने कहा है कि जिस तरीके से सीएम विधायकों में से हो रही और होटल के जो शामिल हुए हैं, तो उस विधायकों ने कहा है कि जिस तरीके की जो बैठक है वो जो है प्रतिभा सिंह को जो है वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं और उसके साथ साथ उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन औला कमान का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो हलचल मच रही है विधायकों के साथ में कि जिस तरीके का हिमाचल के अंदर का सरकार बनी है कांग्रेस की, तो उसको देखते हुए तमाम विधायकों के साथ हलचल मची हुई है कि आखिरकार कौन इसका सीएम होगा हिमाचल का, तो उसी को देखते हुए औला कमान की जो नंगा है वो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की जो पल पल की अपडेट है औला कमान ले रहा है और जल्दी से जल्दी सरकार बनाने को गठित करने की बात यहाँ पर की गई है। कैमरामैन सैंकी के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। यूपी उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार खतौले विधानसभा पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासनिक अमले ने उन्हें विधानसभा जाने से ही रोक दिया, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। खतौली उपचुनाव में इस बार गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने 8 तारीख को हुई मतगणना में रिकॉर्ड तोड़ 22,165 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हराया। जी आपको बता दें 17 और 22 में जहां बीजेपी ने इस सीट पर अपना परचम लहराया था, तो वहीं इस बार गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने यहां जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात की जाए आज की, तो आज गठबंधन विधायक मदन भैया अपने समर्थकों से मिलने के लिए खतौली पहुंचे थे, जहां वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर जाते और उसके बाद सपा कार्यालय पर उनका स्वागत होता।
जिसके बाद वो खतौली अपने कैंप कार्यालय पर पहुंचकर अपने समर्थकों के बीच उनसे मुलाकात करते, लेकिन खतौली भंगेला चेक पोस्ट पर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया, उनके काफिले को रोक दिया गया और उन्हें कहा गया कि धारा 144 लागू है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हालांकि मदन भैया के द्वारा लगातार ये प्रयास किया गया, ये कहा गया कि वह अपने 4 आदमियों के साथ ही खतौली में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। जहां काफ़ी नोकझोंक के बाद जब गठबंधन विधायक मदन भैया यहां से वापस मेरठ के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के एक केंद्रीय मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रहा है और वह आने वाले 2024 में इसका कड़ा जवाब देंगे। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई और यह बैठक प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में क्या कुछ निकल करके आया, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड बीजेपी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों की जो नई टीम इस बार शामिल हुई है उनका परिचय हुआ। बैठक में प्रदेश के पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस टीम में शामिल रहे। सबसे बड़ी बात है कि बैठक में अभी की आगे वाली जो रणनीतियां होंगी पार्टी संगठन की, उन रणनीतियों पर मंथन हुआ। पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, पार्टी संगठन की कौन सी नीतियां हैं जो जनता के बीच कारगर साबित हो सकती है, सरकार की उपलब्धियों को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये कह सकते हैं कि लगातार इस बैठकों के जरिए बीजेपी अब आने वाले जो चुनावी मिशन है उन मिशनों को पाना चाहती है ताकि पार्टी संगठन मजबूत हो और उन चुनावों में जो आने वाले चुनाव है उसमें बड़ी जीत हासिल हो सके। कैमरामैन हसुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के घर पर हजरतगंज पुलिस ने एक नोटिस चस्पा किया है। आखिर नोटिस है क्या और क्या कुछ है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने जो है टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे एक निशाना साधा था, वहीं टीवी चैनल की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हीरो वाजपेयी थे वो भी उसी डिबेट में बैठे हुए थे। उन्होंने अनुराग भदौरिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था हजरतगंज कोतवाली में। मुकदमा दर्ज होने के बाद से लगातार पुलिस की दबिश जारी थी अनुराग भदौरिया को पकड़ने के लिए, लेकिन अनुराग भदौरिया लगातार फरार चल रहे थे। उनके जो करीबी थे उनके घर पर भी दबिश दी जा रही थी। ऐसे में जो है कल देर रात पुलिस ने जो है एक नोटिस चस्पा की है। जो उनकी सास हैं सुशीला सरोज, पूर्व सांसद रही हैं मोहनलालगंज से, उनके घर पर नोटिस चस्पा की गई है। उस नोटिस को लेकर सुशीला सरोज ने साफ तौर पे ये कहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, अनुराग भदौरिया के पीछे ही लगातार पुलिस और प्रशासन क्यों पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी क्या अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी होती है या इसी तरह अनुराग भदौरिया पुलिस को चकमा देकर फरार चलते हैं। कैमरा पर्सन सुरेश चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी नीतियों को गिनाते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है। तो उनके साथ पहुंची सांसद डिम्पल यादव ने भी जनता का आभार जताया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्य के दम पर उन्होंने यह लोकसभा सीट जीती है। सैनिक स्कूल समेत कई विकास कार्य ऐसे किए हैं जिन पर जनता ने अनुकूल वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है कि कन्नौज जनपद में कई कार्य ऐसे अधूरे पड़े हैं जिनको सरकार पूरा नहीं कर पाई है और जहां भी नगर निगम नगर पालिका पर उनके अध्यक्ष बैठे हैं वहां कूड़ा ही कूड़ा है। मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में भी कूड़ा निस्तारण करने में नगर पालिका पूर्ण रूप से फेल रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। बात जब शहरत की हिफाजत की हो तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है और ऐसा ही कुछ कारनामा उत्तराखंड के युवाओं ने कर दिखाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। देश को आज 314 नए सैन्य अधिकारी मिल चुके हैं। ये युवा अधिकारी पिछले 3 सालों से आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे थे और अब ट्रेनिंग के कड़े प्रशिक्षण के बाद इनकी आज पीओपी हो चुकी है। पासिंग आउट परेड पर इनके द्वारा देशभक्ति, देश की रक्षा के लिए शपथ भी ले ली गई है।
आज ये कह सकते हैं कि आईएमए की इस ऐतिहासिक परेड में मित्र राष्ट्रों के भी 30 कैडेट जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो पास आउट हुए। इस बार ये कह सकते हैं कि इस पीओपी में 344 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए और देश को 314 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं। 10 साल के बाद ये कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान थे उसका कोई भी कैडेट इस बार पीओपी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जो दूसरे मित्र राष्ट्र थे 11 मित्र राष्ट्रों के 30 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। ये कह सकते हैं कि आईएमए का जो इतिहास रहा है देश के लिए हजारों ऐसे युवा सैन्य अधिकारी अब तक दे चुका है जो देश के प्रण ले चुके हैं, देश के लिए कई ऐतिहासिक प्रण भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। ये कह सकते हैं कि इस पीओपी में एक बार फिर देश की सेना के लिए 314 नए सैन्य अधिकारी देने का काम किया गया। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। श्रद्धा वोलकर मर्डर केस को लेकर के महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का दरअसल वो बड़ा फैसला क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। सद्य हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जहां सद्य हत्याकांड को देखते हुए महिला आयोग के महिला विकास मंत्री मंगल प्रभात ने एक कमेटी गठित करने जा रही है। 7 से 10 दिन के अंदर ये कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें जो है 10 सदस्य जो है इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। और साथ साथ उन्होंने साफ एक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जब सद्य हत्याकांड की गया, हत्याकांड हुआ तो दिल्ली को देखते उन्होंने जो है जो प्रेमी महिला हैं, जो प्रेमिका लड़कियां हैं, उनको मिलाने का भी कार्य इसमें जो किया जाएगा। इस तरीके से जो प्रस्ताव है महाराष्ट्र सरकार इसे करने के लिए जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ था सद्या के जो 35 टुकड़े थे वो अल्ताफ ने जो किए थे तो अलग अलग ठिकानों फेंक डाले गए थे, तो उसको देखते हुए महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात ने कहा है, साफ दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि इसकी जो कमेटी है जल्दी ही बनाई जाएगी। 7 से 10 दिन के अंदर ये कमेटी जो है गठित की जाएगी। इसमें जो है प्रस्ताव जो है भेज दिया गया सरकार की तरफ, लेकिन जल्दी से जल्दी इस कमेटी को गठित किया जाएगा। साथ ही उसमें ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रेम का लड़कियां हैं उनको जो मिलाने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा, और जो प्रेमिका लड़कियों के जो है समस्या को समाधान भी इसमें जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है महिला विकास मंत्री मंगल प्रभात ने जो है ये कमेटी गठित किया, और इसमें साफ साफ दिशा निर्देश भी दिए कि जो लड़कियां को जो साथ में जो अलग से अत्याचार किया जाता है या उनके साथ जो समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो उसको देखते हुए ये कमेटी गठित की जा रही है। और साथ ही इसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से सद्या हत्याकांड हुआ, तो हत्याकांड में जो अफ्ताब आरोपी है उस पर जो आरोप के जो 35 टुकड़े उसने सद्या के किए थे, तो उसको देखते हुए अभी से जो बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंत्री के अनुसार जो अंतर्राज्यीय समिति की जो अध्यक्ष वो करते हुए उन्होंने साफ साफ दिशा निर्देश दिया है, और ये भी कहा है कि जो लड़की प्रेम संबंधों से अपने परिवार से अलग है उनसे भी जो है मुलाकात करेगी, जल्दी उनके परिवार से भी मुलाकात कराई जाएगी। जिस तरीके से प्रेम संबंधों की जो लड़कियों का जो है बाहर से इधर से उधर रहना होता है, तो उनकी जो मुलाकात है वो भी जो है मंत्री जो है कराएंगे। और साथ ही उसको देखते हुए जो है कमेटी जो बनाई गई, कमेटी में साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि 10 से सदस्यों की जो कमेटी है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है उस अत्याचार को रोकने की पूरा प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सद्य हत्याकांड हुई है, हत्याकांड के बाद ये बड़ा फैसला जो है महाराष्ट्र सरकार लेने जा रही है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीर के छात्र के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ट्वीट तक करना पड़ गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल का छात्र 10वीं कक्षा का छात्र कल सुबह घर से निकला और उसके बाद घर वापस नहीं पहुंचा। जब उसकी मौसी के बेटे आयनत ने उसकी खोजबीन की तो वह सीसीटीवी रेलवे स्टेशन परिसर में सीसीटीवी लगे हुए वहां नजर आया। उसके बाद में उसने खोजबीन जारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन मामले में जब हड़कंप जब मचा, जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह छात्र को ढूंढने को लेकर अलीगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्वीट किया और उनसे मांग की कि छात्र को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जाए। वहीं छात्र के पिता जम्मू कश्मीर से मेडिकल पहुंचे और वहां पर उसको छात्र के नहीं मिलने की कोई सूचना मिली, जिससे वह परेशान हो गए और मेडिकल में भर्ती हैं। बताया जाता है कि छात्र के पिता हार्ट के मरीज हैं, इसीलिए उनको इमरजेंसी के तौर पर मेडिकल में भर्ती कराया गया है। वहीं एसपी श्री कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्र को हर जगह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तमाम टीमों का गठन कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि जो भी छात्र का सुराग देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इसके आधार पर एसपी श्री कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और जल्द ही इस घटना को खुलासा कर छात्र को ढूंढ लिया जाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर बदायूं में ऐसा क्या हुआ कि मामूली कहासुनी को लेकर के जान तक की बात पर बात पहुंच गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के थाना अलापुर के चौकी ककराला पर कल एक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिसके बाद
पुलिस ने जब उस व्यक्ति की चेकिंग की तो वह पुलिस से उलझ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको समझा बुझाकर वहाँ से भगा दिया। फ्लैग मार्च के दौरान ये चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। गुजरने के बाद उसकी जब चेकिंग की गई तो वह भड़क उठा पुलिस से, जिसको समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया गया था। जिसके बाद उस व्यक्ति ने वहाँ पर अपने घर पर जाकर लोगों को बताया और काफ़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष लोग वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने जाकर रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, उन लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया। पथराव की सूचना मिलने पर जब कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं जो लोग इसमें इन्होंने वहां पर जाम लगाया और मतलब जो वहां पर पथराव किया था, उन लोगों में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहीं बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह जी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मौके का जायजा लिया। आपको बता दें कि माहौल अब शांत है और पुलिस बल काफ़ी संख्या में तैनात किया जा चुका है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉच, बदायूं। अमरोहा में हर्ष फायरिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ताजा मामला आखिर ऐसा क्या है जिससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर शादी समारोह के दौरान 3 राउंड हर्ष फायरिंग हुई है, जिसमें एक घायल भी हुआ है, जिसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के जट बाजार का है, जहां पर शादी समारोह के दौरान 3 राउंड हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद हर्ष फायरिंग की सूचना पर पुलिस दौड़ी। सीओ सिटी विजय राणा ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके का मुआयना किया। वहीं सीओ सिटी ने उस हर्ष फायरिंग से इनकार करते हुए कहा कि पटाखे की आवाज है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि 3 राउंड हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 लोगों के छर्रे भी लगे हैं, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं सारे मामले में पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया। अब देखना होगा कि खबर प्रकाश में आने के बाद पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हरदोई जिले में थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में काफी बदलाव किए गए हैं। बदलाव की खास बात क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई में लगातार तबादले जारी हैं। पुलिस अधीक्षक तबादले कर रहे हैं, लेकिन सुधार की व्यवस्था असफल नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि कल रात्रि में वही करीबन 12 बजे एक लिस्ट जारी हुई है पुलिस अधीक्षक यहाँ से, जिसमें कि 4 निरीक्षक व 1 उप निरीक्षक का तबादले किए गए हैं, जो कि इधर से उधर थानों में अदला बदली हुई है। जो थाना अध्यक्ष थे उनको एसएसआई बना दिया गया है, उप निरीक्षक को। आपको बता दें कि एक तरफ निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। अब मेन बात यह है कि चुनाव में कि कोई थाना इंचार्ज किसी से किस तरह की एक तरफा वोटिंग ना करा सके, इसके चलते वहीं पे पुलिस अधीक्षक ने देखते हुए 5 लोगों का तबादले किए हैं। अब देखने की बात ये होगी, क्या जो तबादले किए हैं इन पे थाना इंचार्ज खरे उतर पाएंगे, ये देखने की बात होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई मैचों की सीरीज में किशन ने इतिहास रच दिया है। इतिहास क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। देश को आज 314 नए सैन्य अधिकारी मिल चुके हैं। ये युवा अधिकारी पिछले 3 सालों से आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे थे और अब रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।